नमस्कार, मैं मुस्कान खान। स्वागत है आप सभी का मुस्कान एजुकेशन चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं वाणिज्य क्रांति के बारे में और इसको कंप्लीट समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वाणिज्य क्रांति थी वो क्या थी। ठीक है, वाणिज्य क्रांति से आशय है कि यूरोप में लगभग 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में जो भी बड़े परिवर्तन हुए थे उनको हम वाणिज्य क्रांति कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो जो पहले यूरोप का जो व्यापार था वो सीमित क्षेत्रों तक ही था। ठीक है, व्यापार यूरोप के आसपास के क्षेत्रों तक ही था, लेकिन धीरे धीरे समुद्री यात्राओं और नए नए व्यापारिक मार्गों, नए नए बाजारों, बैंकिंग, बीमा और बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियों के विकास के कारण व्यापार का विस्तार पूरी दुनिया तक होने लग गया था। जो यूरोप का जो व्यापार था यूरोप के आसपास के क्षेत्रों तक होता था वो अब पूरी दुनिया तक विस्तारित हो चुका था। और इसी व्यापक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? हम वाणिज्य क्रांति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि वाणिज्य क्रांति से पहले यूरोप की स्थिति कैसी थी। तो आइए बात करते हैं वाणिज्य क्रांति से पहले यूरोप की स्थिति के बारे में। तो वाणिज्य क्रांति से पहले था वो यूरोप में सामंती व्यवस्था का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था और अधिकांश व्यापार था वो स्थानीय स्तर पर ही होता था। उत्पादन था वो मुख्य रूप से स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया जाता था, व्यापार के उद्देश्य से नहीं किया जाता था। और जो लंबी दूरी का व्यापार था वो बहुत ही कठिन और जोखिम भरा होता था और समुद्री यात्राएं थी वह बहुत ही कठिन होती थी और एशिया में आने वाली बहुत सारी यूरोप में बहुत महंगी थी। ठीक है, एशिया से जो वस्तुएं थी वो यूरोप में आती थी वह बहुत ही महंगी होती थी और मसाले, रेशम और अन्य विलासिता की जो भी वस्तुएं होती थी वो यूरोप में बहुत ही महंगी होती थी और इसीलिए यूरोपीय व्यापारी थे वो एशिया तक पहुंचने के लिए नए नए मार्ग और सीधे मार्ग खोजने लग गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं वाणिज्य क्रांति के प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक खोजों के बारे में। वाणिज्य क्रांति का एक प्रमुख कारण था वो था नई भौगोलिक खोजें। ठीक है, 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों ने समुद्री मार्ग खोजने की शुरुआत कर दी थी और इनकी प्रमुख घटनाओं के बारे में बात करें तो 1492 ईस्वी में हमें क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा था, इसका पता चलता है। और 1498 ईस्वी में वास्को द गामा समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था, हमें इसका भी पता चलता है। तो ये दो जो नाविक थे इन्होंने समुद्री मार्गों की खोज करनी शुरुआत कर दी थी और इन दोनों को हमें पता है और भी ऐसे कई सारे नाविक थे जिन्होंने काफ़ी देशों की खोज भी की थी। इनके देशों के रास्ते पता लगाया था, खोज तो हुई होगी। इन खोजों के कारण ही यूरोप का संपर्क था वो एशिया, अफ्रीका और अमेरिका से बढ़ गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम नए समुद्री मार्गों की खोज के बारे में। यूरोपीय व्यापारी है वो एशिया के साथ सीधे व्यापार करना चाहते थे और समुद्री मार्गों की खोज से यूरोप और एशिया के बीच सीधा व्यापार संभव हो गया था और इससे समुद्री व्यापार का महत्व तो बढ़ा ही था और व्यापार का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मसालों की मांग। यूरोप में एशिया के मसालों की बहुत अधिक मांग थी। ठीक है, जैसे काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जायफल आदि जो भी ये मसाले थे इनकी बहुत अधिक मांग थी और इन वस्तुओं की कीमत थी वो यूरोप में बहुत ही अधिक थी। इसीलिए यूरोपीय व्यापारी थे इनके स्रोतों तक पहुंचने के लिए सीधा पहुंचने का प्रयास करने लग गए थे। चौथा हम बात करते हैं अमेरिका की खोज के बारे में। 1492 में कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के बाद यूरोपीय देशों का ध्यान अमेरिका की ओर गया था और अमेरिका से यूरोप में कई नई वस्तुएं पहुंची थी, जैसे आलू, मक्का, तंबाकू और कोको नामक वस्तुएं थी वो अमेरिका से यूरोप पहुंच चुकी थी। इसके साथ ही अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेश का भी विस्तार हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं सोने और चांदी का यूरोप में आना। अमेरिका के उपनिवेश बन जाने के बाद यूरोप में बड़ी मात्रा में सोना और चांदी पहुंचने लग गया था और इससे यूरोप में मुद्रा की मात्रा बढ़ चुकी थी।
मुद्रा की मात्रा बढ़ने के कारण वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होने लग गई थी और इस घटना को इतिहास में मूल्य क्रांति से जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वाणिज्य क्रांति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। वाणिज्य क्रांति की प्रमुख विशेषताएं थी, सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हो गया था। ठीक है, ये इसकी पहली विशेषताएं हैं। दूसरी विशेषता के बारे में बात करें तो समुद्री व्यापार का भी विकास हुआ था। तीसरी व्यवस्था के बारे में बात करें, विशेषता के बारे में बात करें तो नए व्यापारिक मार्गों की खोज होने लग गई थी। आगे नेक्स्ट बात करें तो नए बाजारों का भी विकास हुआ। बैंकिंग व्यवस्था था उसकी भी विकास हुआ। बीमा व्यवस्था की भी विकास हुआ। संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां थी उसका भी विकास हुआ। व्यापारिक पूंजीवाद का विकास होने के साथ साथ व्यापारी वर्ग का उदय हो गया और उपनिवेशों का विस्तार बढ़ने लग गया था। मुद्रा और ऋण व्यवस्था का विकास हुआ और इसके साथ व्यापारिक नगरों का भी विकास हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं व्यापारिक नगरों का विकास के बारे में। तो वाणिज्य क्रांति के कारण यूरोप में के कई नगर थे वो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे और इन प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में शामिल है एंटवर्प, एम्स्टर्डम, लंदन, लिस्बन और सेविल। ये आदि नगर शामिल थे। इन नगरों में बाजार, गोदाम, बैंक, बीमा संस्थाएं और व्यापारिक केंद्र विकसित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं व्यापारिक कंपनियों का विकास कैसे हुआ था। दूर दराज के जो देश थे उनके साथ व्यापार करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती थी और एक व्यक्ति के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना बहुत ही कठिन था। इसीलिए कई लोगों ने मिलकर पूंजी लगानी शुरू की थी और इससे संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों का विकास हुआ था। यानी कि एक से अधिक जो इंसान थे, लोग थे, वो एक से अधिक मिलकर पूंजी का हाँ, एक से अधिक पूंजी को जोड़कर जो भी निवेश करते थे उसको ही संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां कहते थे। इससे संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों का विकास होने लगा था और इसका उदाहरण है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और ऐसी कंपनियों ने एशिया और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम बैंकिंग व्यवस्था का विकास के बारे में। ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था का विकास कैसे हुआ था तो व्यापार बढ़ने के साथ साथ धन के लेन देन की बेहतर व्यवस्था की आवश्यकता हो गई थी और इसीलिए बैंकिंग व्यवस्था का भी विकास हुआ था। बैंकों ने धन जमा करना शुरू कर दिया था, ऋण देना शुरू कर दिया था व्यापारियों को और व्यापारियों को धन उपलब्ध करवाना और भुगतान की सुविधा देना, इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बैंकिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बीमा व्यवस्था का विकास कैसे हुआ था। तो समुद्री व्यापार में जोखिम तो बहुत ही ज़्यादा था, जिसमें जहाज है वो समुद्री तूफान, दुर्घटना और समुद्री डकैती के कारण नष्ट हो जाता था। ठीक है, और इसीलिए व्यापारियों ने अपने व्यापारिक जोखिम को कम करने के लिए जो बीमा व्यवस्था होता है उसका उपयोग करना शुरू कर दिया था और इससे लंबी दूरी के समुद्री व्यापार को भी बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं व्यापारिक पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ था। तो हमें पता चलता है वाणिज्य क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम व्यापारिक पूंजीवाद का विकास भी था। व्यापारी वस्तुओं को खरीदते थे और उन्हें दूसरे बाजारों में अधिक कीमत पर बेचकर जो लाभ कमाते थे उस प्राप्त लाभ को ही फिर से व्यापार में लगाया जाता था और इसी प्रकार पहले पूंजी लगाते थे, फिर व्यापार करते थे और व्यापार से जो लाभ प्राप्त होता था उनको पुनः निवेश कर देते थे और जिससे अधिक पूंजी प्राप्त हो सके और यह चक्र चलता जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं व्यापारिक वर्ग का उदय। वाणिज्य क्रांति के कारण व्यापारियों और पूंजीपतियों की आर्थिक शक्ति थी वो बढ़ने लग गई थी और एक नया प्रभावशाली वर्ग विकसित हुआ था। इस वर्ग ने यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है और उसकी राजनीति है उसको प्रभावित किया था और धीरे धीरे आर्थिक शक्ति का एक हिस्सा सामंती वर्ग से निकलकर व्यापारियों और पूंजीपतियों के हाथों में आने लग गया था। नेक्स्ट बात करते हैं उपनिवेशों का विस्तार के बारे में। तो यूरोपीय देश थे, उन्होंने नए व्यापारिक क्षेत्रों और संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया था। ठीक है, यूरोप के जो देश थे जो भी उपनिवेश बनाते थे उन पर व्यापारिक क्षेत्र और संसाधन थे उन पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया था,
जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों ने विभिन्न क्षेत्रों पर अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। और इन उपनिवेशों में यूरोप को कच्चा माल, मसाले, कृषि उत्पाद और कीमती जो धातुएं होती है वह मिल जाती थी, और इसके साथ ही यूरोपीय वस्तुओं के लिए नए बाजार भी प्राप्त हुए थे। और इस प्रकार वाणिज्य क्रांति और उपनिवेश का गहरा संबंध हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दास व्यापार के बारे में। तो इस काल में दास व्यापार भी प्रचलन में था। तो इस काल में अटलांटिक जो क्षेत्र है उसमें अफ्रीकी दास व्यापार भी बढ़ने लग गया था, ठीक है। और अफ्रीका से लोगों को जबरन अमेरिका ले जाया जाता था और उनसे उपनिवेश बनाते थे, उनमें काम करवाया जाता था, ठीक है। और यह मानव इतिहास का अत्यंत शोषणकारी अध्याय माना जाता है और उस समय की व्यापारिक व्यवस्था का यह एक हिस्सा था जो कि बहुत ही खतरनाक था। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिकोणीय व्यापार क्या था। तो अटलांटिक क्षेत्र में एक व्यापारिक व्यवस्था थी, उसका विकास हुआ था जिसको त्रिकोणीय व्यापार कहा जाता था, ठीक है। और इसे सरल रूप में हम इस प्रकार समझ सकते हैं, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप से जो वस्तुएं थी वो अफ्रीका ले जाती थी और अफ्रीका से गुलामों को अमेरिका ले जाया जाता था और अमेरिका से चीनी, तंबाकू, कपास आदि उत्पाद यूरोप पहुंचते थे और इस व्यापार से यूरोपीय व्यापारियों को बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं वाणिज्य क्रांति के आर्थिक प्रभाव क्या पड़े थे। तो पहला आर्थिक प्रभाव पड़ा था, व्यापार में विस्तार हुआ था। यूरोप का जो व्यापार है एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक फैल चुका था। दूसरा है बाजारों का विस्तार हो गया था, जिसमें व्यापारियों को नए बाजार प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं पूंजी का संचय। व्यापार से प्राप्त लाभ के कारण पूंजी का संचय हो गया था, जिसमें और नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग का विकास। व्यापार के लिए बैंकिंग व्यवस्था अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। और पांचवा है बीमा का विकास। तो व्यापारिक जोखिम को कम करने के लिए बीमा व्यवस्था को विकसित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कीमतों में वृद्धि की। तो अमेरिका से सोना और चांदी आने के कारण यूरोप में जो मुद्रा की जो मात्रा थी वह बढ़ गई थी और वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक प्रभाव के बारे में। वाणिज्य क्रांति से यूरोपीय समाज में भी परिवर्तन हुआ था और ये परिवर्तन क्या क्या हुआ था। तो व्यापारिक वर्ग की शक्तियां बढ़ गई थी, पूंजीपति वर्ग था उसका विकास हो गया था, मध्य वर्ग का महत्व बढ़ गया था, सामंती वर्ग है उसका आर्थिक प्रभाव में धीरे धीरे कमी आने लग गई थी और धन और आर्थिक शक्ति का महत्व बढ़ चुका था। नेक्स्ट बात करते हैं राजनीतिक प्रभाव के बारे में। तो वाणिज्य क्रांति ने यूरोपीय राज्यों को भी प्रभावित किया था। व्यापार और उपनिवेशों से राज्यों को आर्थिक लाभ तो मिलने लगा ही, इसीलिए यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने लग गई थी, समुद्री प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी थी और उपनिवेशों के लिए कंपटीशन बढ़ने लग गया था कि किस देश के पास कौन सबसे ज्यादा उपनिवेश स्थापित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि के बारे में। तो वाणिज्य क्रांति ने आगे चलकर औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर दी थी, जिसमें व्यापार का पूंजी का संचय हो गया था और नए बाजार मिले थे, निवेश के लिए धन उपलब्ध हो गया था, वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी थी और इन परिस्थितियों ने आगे चलकर औद्योगिक क्रांति के विकास में सहायता की थी। और इसे इस क्रम में समझ सकते हैं कि वाणिज्य क्रांति है उसमें व्यापार का विस्तार भी हुआ था, पूंजी का संचय भी हुआ था, नए बाजार भी प्राप्त हुए थे, निवेश भी बढ़ने लगा था और औद्योगिक क्रांति के लिए ये सब एक आधार के रूप में तैयार हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं वाणिज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति में क्या क्या अंतर हमें देखने को मिलते हैं। तो वाणिज्य क्रांति में हमें मुख्य संबंध व्यापार से था, वहीं औद्योगिक क्रांति में मुख्य संबंध उत्पादन से था। वाणिज्य क्रांति में व्यापार का विस्तार हुआ था तो औद्योगिक क्रांति में मशीनों और कारखानों का विकास हुआ था। वाणिज्य क्रांति में नए बाजार विकसित हुए थे तो औद्योगिक क्रांति में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लग गया था। वाणिज्य क्रांति में व्यापारी वर्ग मजबूत हो गए थे तो औद्योगिक क्रांति में औद्योगिक पूंजीपति और मजदूर वर्ग का विकास हो गया था। वाणिज्य क्रांति में वाणिज्य क्रांति में समुद्री व्यापार महत्वपूर्ण था, वहीं औद्योगिक क्रांति में मशीन और कारखाने महत्वपूर्ण हो गए थे।
याद रखने की आसान ट्रिक के बारे में बात करें तो वाणिज्यिक क्रांति व्यापार में बदलाव था और औद्योगिक क्रांति उत्पादन में बदलाव था। नेक्स्ट बात करते हैं वाणिज्यिक क्रांति का संपूर्ण क्रम के बारे में। तो इसे कहानी की तरह याद कर सकते हैं कि एक नए समुद्री मार्ग खोज किया गया था, उसमें नए देश और बाजार मिलने लगे, तो उसमें व्यापार भी बढ़ गया था। ऐसे समझते हैं कि जैसे हम सबसे पहले, अगर हम नाविक हैं तो हम सबसे पहले रास्तों की खोज करेंगे, ठीक है। तो रास्तों की खोज से जो भी हमें देश मिलेंगे तो वहाँ पे लोग जो रहेंगे उनको बाजार की आवश्यकता होगी। तो फिर उनको बाजार की आवश्यकता होगी तो अगर हमारे पास उत्पादन है वो हम वहाँ पर जाके बेच सकते हैं, तो इससे हमारा व्यापार बढ़ सकता है और वहाँ से मिलने वाला जो धन है उससे हम मजबूत हो सकते हैं। और हम व्यापारी हैं तो व्यापारी वर्ग मजबूत हो जाएगा और बैंक है और बीमा विकसित हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास धन आएगा तो हमें धन है वो जमा करने के लिए, निकालने के लिए बैंकिंग की आवश्यकता होगी। अगर हम किसी चीज़ को आने जाने में रिस्क ले रहे हैं तो हमारे पास बीमा की आवश्यकता होगी और उससे हमें व्यापार में जो भी लाभ प्राप्त होगा उससे हम बड़ी बड़ी व्यापारी कंपनियां खोल सकते हैं और जो भी हम पूंजी लगाते हैं उससे जो लाभ मिलता है, जो भी लाभ होएगा उसको वापस निवेश करेंगे और फिर उपनिवेशवाद ऐसे करते करते बढ़ने लग गया था क्योंकि हमारे पास लालच ज़्यादा आ जाता है, हम इंसान हैं इसलिए। यूरोप की अर्थव्यवस्था भी ऐसे ही बदल चुकी थी और औद्योगिक क्रांति के लिए आधार भी ऐसे ही तैयार हो चुका था। नेक्स्ट बात करते हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे। तो 1492 ईस्वी में हमें क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा था, इसका पता चलता है। और 1498 ईस्वी में वास्को द गामा समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था, इसका बारे में पता चलता है। और 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, हमें इसका भी पता चलता है। महत्वपूर्ण शब्द इस टॉपिक के क्या क्या है वो है वाणिज्यिक क्रांति, भौगोलिक खोजें, मूल्य क्रांति, व्यापारिक पूंजीवाद, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, उपनिवेशवाद, त्रिकोणीय व्यापार, बैंकिंग, बीमा, व्यापारिक वर्ग। इन पर अगर आप दो लाइंस भी लिख देंगे तो आपका एक शॉर्ट आंसर भी तैयार हो सकता है। और इसी के साथ लाइट भी चली गई है, तो इसी के साथ हम एक लाइन में परिभाषा देकर क्लास को एंड करते हैं। वो है यूरोप में 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच जो व्यापार समुद्री मार्गों और बाजारों और बैंकिंग, बीमा कंपनी और पूंजी के क्षेत्रों में हुए व्यापक परिवर्तनों को ही वाणिज्यिक क्रांति कहा जाता है। यानी कि यूरोप में जो 15वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जो भी व्यापार, समुद्री मार्गों की खोज, बाजारों का मिलना, बैंकिंग व्यवस्था का विकास, बीमा का विकास, कंपनियों का, नई व्यापारी कंपनियों का निर्माण और पूंजी का जो निवेश और संचय हुआ था, इस क्षेत्र में जो भी व्यापक परिवर्तन हुए थे उसे ही वाणिज्यिक क्रांति कहा जाता है। इसी के साथ धन्यवाद, बने रहिए मुस्कान एजुकेशन के साथ।